वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो सबसे पहला जो फीचर्स है वो क्या है, इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उसको सेपरेट कर दिया गया। 6 नए मेंबर जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड कर दिए गए। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये आप बोल सकते हो कि एक किस्म की मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करती थी। और इसके बाद उन्होंने सिविल सर्वेंट की जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और उसके लिए इन्होंने मकाले कमेटी जो कि 1854 में इन्होंने बनाई। और कंपनी का रूल जो था वो एक्सटेंड कर दिया गया। तो लेकिन जो टाइम पीरियड था कि कब तक ये जो पीरियड है वो एक्सटेंड किया गया है वो मेंशन नहीं किया गया। अब इसका मतलब क्या था कि कभी भी जो कंपनी का रूल था वो ख़त्म हो सकता था। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्हें लोकल रिप्रेजेंटेशन की भी जरूरत पड़ी। अब क्या था, अब आपको पता है अगर कोई भी प्रोविंसेस को कंट्रोल करना है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन भी जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 नए मेंबर की जो थी लोकल रिप्रेजेंटेशन कर दी गई। और ये जो चार प्रोविंसेस थी जिनकी रिप्रेजेंटेशन दी गई उनका नाम है मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो ये जो 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, ये रिप्रेजेंट कर रहे थे किसमें, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो 6 में से 4 मेंबर जो थे वो लोकल रिप्रेजेंटेशन के थे। अब नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको हम गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। ठीक, इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल को अबॉलिश किया और इस जो पावर थी वो ट्रांसफर कर दी गई ब्रिटिश क्राउन के नेम पे। तो अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो डेजिग्नेशन था उसको अब क्या बोला जाना गया, वाइसराय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वाइसराय थे हमारे इंडिया के। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो नेक्स्ट फीचर्स था वो क्या है कि डबल गवर्नमेंट वाला वो जो सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनमें जब भी कोई डिसीजन लेना होता था उनमें कॉन्फ्लिक्ट होते थे, जिसकी वजह से जो डिसीजन था, कोई भी डिसीजन था वो लेट हो जाता था। तो इस सिस्टम को भी उन्होंने क्या किया अबॉलिश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नई पोस्ट बनाई। ठीक है, और इसके साथ ही जो 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई जो कि असिस्ट करती थी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हुआ करता था और वो रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, और इस काउंसिल का वो चेयरमैन भी होता था। तो ये जो ये काउंसिल थी ये सू भी कर सकती थी और आप उसको सू भी कर सकते थे। ठीक है, आप पे भी केस कर सकते थे और आप भी उसके ऊपर केस कर सकते थे, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, कहीं पे भी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा एक्ट जो आता है वो कौन सा आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 जब 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि इंडियंस की कॉपरेशन जो है वो भी उसकी भी जरूरत है हमारी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, लॉ मेकिंग प्रोसेस में कुछ इंडियंस को जो है एसोसिएट किया गया। अब जो इंडियंस थे, ठीक है, उनकी नॉमिनेशन जो थी वाइसराय करता था और ये एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर जो थे वो काम किया करते थे। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर और ऑफिशियल मेंबर क्या है, जो गवर्नमेंट सर्विस में गवर्नमेंट सर्विस के जो ऑफिसर्स होते थे अगर उनको नॉमिनेट किया जाए तो उनको बोलते थे ऑफिशियल मेंबर। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर हो गए जैसे जमींदार, अगर किसी जमींदार या कोई रिच पर्सन को हम नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, किसमें, लेजिस्लेशन में, तो उसको हम बोलेंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, वो गवर्नमेंट का तो सर्वेंट है ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे जमींदार है वो गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनऑफिशियल मेंबर या नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, अब 3 इंडियंस को जो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो थी जगह दी गई, राजा बनारस, महाराजा पटेला और सर दिनकर राव, ये तीनों को कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी गई। तो इनको चुना गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जो थी वो इनिशिएट कर दी गई। ठीक है, जो पावर थी लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास को, ठीक है, वो वापस दे दी गई, रिस्टोर कर दी गई। वो क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव था वो क्या था, पूरे भारत पे कंट्रोल करना। लेकिन अब क्या है, अब कंट्रोल हो गया, अब वो चाहते हैं कि इनको वेल डिफाइंड तरीके से, ठीक है, अपने अच्छे तरीके से जो है पूरा कंट्रोल रहे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन करने शुरू कर दी। तो 1935 तक ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है प्रोविंसेस में। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हमारा फीचर आता है वो क्या है कि नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई कहाँ पे, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और पंजाब में। ठीक है, कब बनाई गई, बंगाल में 1862 में, 1886 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में और पंजाब में 1897 में। पोर्टफोलियो सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, जैसे अब लॉ मिनिस्ट्री होती थी अलग अलग, ठीक है, पोर्टफोलियो जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में। तो अब एक और फीचर जो था वो सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर वो क्या था इस एक्ट में, जो ऑर्डिनेंस इशू पावर थी
वो वाइसरॉय को दे दी गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ डिसीजन होते थे वो जो लेट हो जाते थे, तो अब एमरजेंसी में कोई अगर डिसीजन लेना होता था तो वाइसरॉय जो था वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, और इसके लिए उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल की कॉन्फ्रेंस की जरूरत भी नहीं होती थी। अब नेक्स्ट हमारा एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस एक्ट के अंदर उन्होंने क्या किया, जो एडिशनल जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनका नंबर जो था वो इंक्रीज कर दिया गया। और इसके साथ ही उन्होंने जो इनको जो बजट को डिस्कस कर सकते थे ये, और क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। लेकिन क्वेश्चन इसका मतलब ये नहीं कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होते हैं? काउंटर क्वेश्चन। मतलब सोच लो मैंने पहले क्वेश्चन किया मिनिस्टर से, मिनिस्टर ने जवाब दिया, अब उस जवाब के अगेंस्ट मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो वो पावर अभी नहीं मिली हुई थी, ठीक है। मतलब सिर्फ उसके अगेंस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं बजट को। लेकिन राइट टू वोटिंग जो थी वो अभी भी इनको नहीं मिली हुई थी, तो वोटिंग राइट नहीं मिले हुए थे। तो इसका मतलब क्या है, अभी भी जो कंट्रोल है बजट पे वो किसका है? ब्रिटिशर्स का। और इसके अलावा जो नॉमिनेशन थी कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर की वो वाइसरॉय के द्वारा की जाती थी, ठीक है। और किसकी रिकमेंडेशन पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के की जो रिकमेंडेशन होती थी उसके ऊपर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनको नॉमिनेट किया जाता था। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो नॉमिनेशन होती थी वो गवर्नर के द्वारा होती थी। किसकी रिकमेंडेशन पे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। तो ये जो वाला फीचर है ये आप आज के ज़माने में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में पाओगे। जैसे आजकल टीचर्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी के वो जो फीचर्स हैं, ठीक है, वो आज भी जो है प्रिवेल करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो यहाँ से शुरू हो गया हुआ। और इसके अलावा उन्होंने अब ये जो नॉमिनेशन होती थी, जो मेंबर की सिलेक्शन होती थी, तो आप बोल सकते हो कि जो इनडायरेक्ट प्रोविजन है इलेक्शन का, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो वो शुरू हो गई थी। लेकिन जो इलेक्शन वर्ड है वो अभी भी इसमें मेंशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन जो थी वो प्रिवेल कर रही थी, लेकिन इलेक्शन कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन नहीं था, ठीक है। इलेक्शन वर्ड जो था वो मेंशन नहीं था। तो अब आप ये देख सकते हो इसमें जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, ठीक है, जो मेंबर जो थे इंक्रीज किए गए थे, ठीक, 10 मेंबर टोटल कितने? मिनिमम 10 और मैक्सिमम कितने? 16। अब इसमें से 16 मेंबर में से 6 जो हैं वो ऑफिशियल हैं, ऑफिशियल मेंबर हैं, 5 नॉन ऑफिशियल, 4 जो थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जो पहले हमने डिस्कशन की कि लोकल रिप्रेजेंटेशन, 4 मेंबर जो थे लोकल रिप्रेजेंटेशन के थे, ठीक है, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, इसके। और जो वन था, एक था वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, ठीक है। अब ये देख सकते हो कि कितने हो गए? 6 6 5 11 4 15 1 16, ठीक है। और यहाँ पे भी आप अगर देखोगे मेजोरिटी किसकी है? ऑफिशियल मेंबर्स की, ठीक है। जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी ही मेजोरिटी रही इस एक्ट में। तो नेक्स्ट हमारा एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो कौन थे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इसने भी क्या किया, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी क्या, बोथ एट सेंट्रल लेवल एंड प्रोविंशियल लेवल, उसमें जो मेंबर थे वो इंक्रीज कर दिए गए। अब जो नंबर ऑफ मेंबर थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 16 से 60 हो गए। और अभी भी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेजोरिटी थी वो किसकी थी? ऑफिशियल मेजोरिटी थी। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो थी मेजोरिटी किसकी थी? नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शन थे वो बढ़ा दिए गए। अब जो मेंबर्स थे वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो थे वो पूछ सकते थे, ठीक है। सबसे बड़ा जो फीचर्स वो जो आया, क्या आया इसमें, जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है बजट पे वो मेंबर्स जो थे वो पूछ सकते थे, ठीक है। अब इसके अलावा जो सबसे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर आता है क्या है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस को एसोसिएट कर दिया गया। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियन में 1862 वाले जो एक्ट था उसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को एसोसिएट किया। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइसरॉय की उसमें भी इंडियंस को एसोसिएट कर दिया गया, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो इंडियन थे जिन्होंने वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। तो इनको लॉ एज ए लॉ मेंबर जो था वो इन्होंने ज्वाइन किया था। तो इसके अलावा जो क्या नेक्स्ट फीचर जो आता है वो क्या आता है, जो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मतलब सेपरेट इलेक्ट्रेट। अब ये समझाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो मुस्लिम मेंबर हैं, ठीक है, मुस्लिम्स इसमें क्या किया गया, मुस्लिम्स को मुस्लिम ही वोट कर सकते थे, ठीक है। तो कुछ जगह रखी गई जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम मेंबर जो थे इलेक्शन लड़ सकते थे, और उनको वोट भी कौन डालेगा? मुस्लिम वोट। जो नॉन मुस्लिम थे वो वोट नहीं डाल सकते थे, ठीक है। तो रिजर्वेशन कर दी गई एक किस्म की, ठीक है। तो
बस और इसके अलावा क्या है, जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यूनिवर्सिटी और ज़मींदार हैं, इनकी अलग से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, बस इस एक्ट, ये जो 4 एक्ट थे हमने जो आज पढ़े, ठीक है, ये आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए एनफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।